Yes, students, welcome in our video classes. Today we are discuss on diabetes mellitus. Okay, so let's start with introduction. The diabetes mellitus is a metabolic disorder of multiple etiology characterized by chronic hyperglycemia due to the defect in insulin production and absorption system. ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है मेनली क्या है, एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो जिसके लिए जो है मल्टीपल इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जेनेटिकल हो सकता है या फिर हम बात करें ओबेसिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसके लिए रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो होगा डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन में क्या होगा, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, इंसुलिन के प्रोडक्शन और उसके एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ जाता है। द इफेक्ट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस इंक्लूड लॉन्ग टर्म डैमेज, डिसफंक्शन एंड फेलियर ऑफ वेरियस ऑर्गन। ठीक है, तो डायबिटीज़ अगर ज़्यादा टाइम तक रहे, उसको ट्रीट नहीं किया जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा टाइम तक अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट होता है, उसके रेस्पॉन्स में जो है फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बढ़ेगा तो कई सारे ऑर्गन जो हैं या कई सारी हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकते हैं और उनका फंक्शन में अल्ट्रेशन आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ हिस्ट्री का डिस्कशन करें कि डायबिटीज़ की हिस्ट्री। तो द वर्ड डायबिटीज़ कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड डायबिटीज़ विच इज टर्न कम विच लिटरली मीन ए पासर थ्रो ए स्पाइन, मीन्स एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि डायबिटिक पेशेंट को जो है वो यूरिन का बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिक्रेशन देखने को मिलता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लगता है यूरिन का। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर डायबिटीज़ का मीन्स होता है। द वर्ड मेलाइटस कम्स फ्रॉम द क्लासिकल लेटिन वर्ड मेलाइटस विच मीन्स द हनी स्वीट। ठीक है, तो सेकंड जो मीनिंग यहाँ पर मेलाइटस का वो निकलता है कि हनी स्वीट, जो हनी स्वीट्स होती है उसको लैटिन में मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वीटनेस, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है तो स्वीटनेस के लिए जो है यहाँ पर इसको यूज़ किया गया है। थॉमस विल्स सबसे पहले इन्होंने जो है 1675 में मेलाइटस को जो है डायबिटीज़ के साथ जोड़ा और एक डिजीज़ के रूप में इस टर्म को जो है यूज़ किया। When he noticed the urine of a person with the diabetes had the sweet taste, यानी कि ग्लाइकोसूरिया, एक पेशेंट के अंदर उन्होंने नोटिस किया कि उसके यूरिन में जो है वो ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, यानी स्वीटनेस जो है उसके यूरिन में प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस वर्ड का यूज़ किया इन 1675 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO हम बात करें तो WHO ने कुछ डाटा दिया है डायबिटीज़ के रिगार्डिंग। अबाउट 422 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव डायबिटीज़, द मेजॉरिटी लिविंग इन द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, तो लगभग जो है ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो 422 मिलियन पीपल जो है उनको डायबिटीज़ की कंडीशन हो सकती है, जिसमें से अधिकतर जो है वो लो या मिडिल इनकम कंट्री में रहते हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्री जो है या जो पुअर कंट्री है उनके अंदर ये रिस्क ज़्यादा है कंपेरेटिवली डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, 1.6 मिलियन डेथ आर डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द डायबिटीज़ ईच ईयर। तो डायबिटिक पेशेंट जो है उनको डायबिटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं और भी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकते हैं, पर डायबिटीज़ और उससे रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशन की वजह से 1.6 मिलियन डेथ भी जो है पूरे वर्ल्ड में हो जाती है हर साल। Both the number of cases and prevalence of diabetes have steadily increased over the past few decades। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पर जो डायबिटीज़ का नंबर ऑफ केसेस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन हम देख लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस का। इज़ ए क्रोनिक डिजीज एसोसिएट विद द एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन द ब्लड। It results from the defect in insulin production, insulin action
और बोथ। तो मेनली यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज हो जाना यही डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाता है। ठीक है, एबनॉर्मली इंक्रीज हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिव इन इंसुलिन प्रोडक्शन। अब यहाँ या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो डिफेक्ट हो रहा है उस वजह से, या जो यहाँ पर कह सकते हैं कि इंसुलिन का एक्शन यानी उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिफेक्ट हो रहा है, या दोनों कारण हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, डिस्टर्बेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो मेन जो इंसुलिन का वर्क क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उससे जो एनर्जी मिलती है, तो उसके जो ग्लूकोज का अमाउंट को जो है एनर्जी के रूप में यूज़ कराना, और जो बचा हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज कराने का जो काम है यहाँ पर इंसुलिन का होता है, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इंसुलिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द इंसुलिन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू लोअर ब्लड लेवल। लोअर ब्लड लेवल का मतलब यहाँ पे है कि उसको मेंटेन करके लेना, जब भी इंक्रीज होता है तो उसको डिक्रीज करना। ठीक है, ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन व्हेन दे आर राइज अबव नॉर्मल। तो जब भी नॉर्मल से अबव जाता है तो उसको नॉर्मल पे लेके आना जो है वो इंसुलिन का फंक्शन है। व्हेन दीज न्यूट्रिएंट स्पेशली ग्लूकोज आर इज इन एक्सेस of immediate need, insulin promote stored by acting on cell membrane and stimulating uptake and use of glucose by muscles and connective tissue cell। तो जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है ताकि वो ग्लूकोज का जो है वो रीअपटेक कर सके, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू जो है उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर सके। इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन स्पेशली इन द लीवर एंड स्केलेटल मसल्स। दूसरा, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ताकि ब्लड के अंदर उसका अमाउंट जो है वो कम हो सके। तो जो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होना है ग्लूकोज का, यानी ग्लाइकोजिनेसिस का प्रोसेस जो है वो लीवर के अंदर होता है, तो वो भी इंसुलिन की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। एक्सिलरेटिंग अपटेक ऑफ एमिनो एसिड बाय द सेल एंड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट जो है बाय द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रोमोटिंग सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू, लिपोजिनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट में कन्वर्ट होकर के फिर वहाँ पर एडिपोज टिश्यू के रूप में डिपॉजिट होता है। इंक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बाय द डिक्रीजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द normal blood glucose level, preventing the breakdown of protein and the fat and the glyconeogenesis, formation of new sugar, example प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे एक्शन जो है यहाँ पर करने के लिए, ये सारे फंक्शन की हेल्प से इंसुलिन जो है हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंसिडेंस देखें अगर डायबिटीज़ का, तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन उन्होंने जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग जो मान के चलते हैं हम कि लगभग जो 2025 तक 2025 तक जो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड विल रीच 333 मिलियन। 90% ऑफ दीज पीपल विल हैव टाइप 2 डायबिटीज़। तो मेनली जो है लगभग 333 मिलियन पीपल को जो है वो डायबिटीज़ होने की रिस्क रहेगी बाय द ईयर ऑफ 2025। इन द मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटी द ओवरऑल प्रिवलेंस हैज़ रीच्ड 4 to 6% एंड इज एज हाई एज 10 to 20 अमंग द 60 to 70 ईयर ओल्ड। तो ओल्ड एज के साथ जो है वो डायबिटीज़ की रिस्क बढ़ती जाती है। पेशेंट जो है वो ओल्ड एज के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो लगभग
90% केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 40 ईयर के बाद ही होती है। ठीक है, दोनों टाइप हम अभी डिस्कस करेंगे, टाइप 1 टाइप 2। बट टाइप 2 की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलरली कब अकर होती है, आफ्टर द ईयर ऑफ 40 ईयर एज। ठीक है, तो इसीलिए ओल्ड एज का जो पॉपुलेशन है या जो इसका इंसिडेंस है वो ओल्ड एज में ज़्यादा है कंपेरेटिवली यंग और मिडिल एज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, गेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड सेकेंडरी डायबिटीज़। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है मेनली वो एक तरह की जेनेटिकल या ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है। जो एग्जैक्ट कोज है या एग्जैक्ट मैकेनिज्म है कि ऐसा क्यों होता है, ये अभी तक जो है नहीं पता, बट माना जाता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके होने का रीज़न एक तो जेनेटिकल इम्पैक्ट है, दूसरा हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स होना। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली जो है वो यंगर एज में होती है, यानी चिल्ड्रन में भी टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है और इसके होने की संभावना जो बिलो 30 ईयर उस एज के ग्रुप में ज़्यादा होती है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज develop when the body immune system destroy pancreatic beta cells, the only cell in the body that make the hormone insulin that regulate blood glucose। तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है जहाँ से मेनली इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उन्हीं सेल को हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है एज ए एबनॉर्मल सेल। उनको एबनॉर्मल सेल मानते हुए जो है उन पर अटैक करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और उसकी वजह से जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन वो पैंक्रियाटिक सेल्स नहीं कर पाती, क्योंकि जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम। दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ यूजुअली स्ट्राइक चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट आल्थ्रो डिजीज ऑनसेट कैन अकर एट एनी एज। तो ये डिजीज़ किसी भी एज में हो सकती है, बट ज़्यादातर जो पेशेंट है इसके वो कहाँ पर देखे जाते हैं, यंग एडल्ट और चिल्ड्रंस जो हैं वो ज़्यादातर पेशेंट है इसके, बट होने को ये किसी भी एज में हो सकती है। ठीक है, बट ज़्यादातर जो इसका प्रेवलेंस है वो बिलो 30 ईयर है। टाइप 1 डायबिटीज़ अकाउंट ओनली 5 to 10% ऑफ ऑल डायग्नोस्ड केसेस ऑफ डायबिटीज़, यानी जितने भी डायबिटीज़ के केसेस हमें देखने को मिलते हैं उनमें से सिर्फ 5 से 10% ही टाइप 1 है, बाकी सब जो है टाइप 2 के होते हैं या अदर टाइप्स होते हैं। ठीक है, रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो ऑटो इम्यून, जेनेटिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द रिस्क फैक्टर फॉर द अकरिंग ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ अब हम डिस्कस करेंगे तो अप्रोप्रिएटली जो 90% केसेज है, 90 to 95% केसेज वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, was previously called non-insulin dependent diabetes mellitus और adult onset diabetes। तो इसको पहले जो है इसके अदर नाम की अगर हम बात करें तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है, बट टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा कि यहाँ पर जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा बट उसका यूटिलाइजेशन या उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए कई सारी जो है वो रिस्क फैक्टर होते हैं कि प्रोडक्शन तो हो रहा है बट वो फिर भी अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, it usually began as insulin resistance, a disorder in which the cell do not use insulin properly. As the need for insulin rises, the pancreatic gradually loses its ability to produce insulin। तो यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि धीरे धीरे पेनक्रियाटिक सेल्स जो है वो भी अपना प्रोडक्शन कम कर रही है, एज वेल एज जितना प्रोडक्शन हो रहा है इंसुलिन का उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो ह्यूमन सेल्स के साथ होना चाहिए, जिससे कि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वहाँ पर इंक्रीज होने लगता है। रिस्क फैक्टर की हम बात करें टाइप 2 की तो ओल्ड एज, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि एक चिल्ड्रन अगर उसकी माँ को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी तो उस वजह से हो सकता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म,
फिजिकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी इस तरह का लाइफ स्टाइल जिसमें कि बहुत कम एक्टिविटी एक्सरसाइज एक इंडिविजुअल करता है, ज़्यादातर उसका काम जो है वो दिन भर अपने ऑफिस में बैठने का होता है और उसके बाद थक हार कर व्यक्ति घर जाता है और सो जाता है। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कहलाती है। अगर वो लाइफ स्टाइल कोई फॉलो करता है तो उसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने की, ओबेसिटी होने की रिस्क ज़्यादा हो जाती है। रेस और एथेनिसिटी की बात करें तो पर्टिकुलर जो कुछ रेसेस हैं उनके अंदर डायबिटीज़ होने की रिस्क जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है टाइप 2, जैसे कि अफ्रीकन्स जो हैं उस रेस के अंदर जो है ज़्यादा देखने को मिलती है टाइप 2 डायबिटीज़। नेक्स्ट इटियोलॉजी अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 जो है 10 to 15% या 5 to 10% भी है किसी किसी बुक में, और टाइप 2 जो है वो 85 to 90% या 90 to 95% भी कई बार देखने को मिल जाता है हमें बुक में। रिजल्ट व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय इट्स ओन बीटा सेल्स इन द पेनक्रियास एंड नो इंसुलिन प्रोडक्शन। टाइप 1 में क्या हो रहा है, कंप्लीटली जो है इम्यून ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है और उसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, टाइप 2 में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी कि ओवरवेट होने की वजह से या पीपल्स जो हैं उनके अंदर दूसरी कोई कंडीशन डेवलप होने के लिए, यहाँ पर ब्लड वस्कुलर डिजीज़ होने की वजह से, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो इंसुलिन है वो रेजिस्ट करने लगता है, यानी कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन बॉडी के द्वारा नहीं होता। इन एडिक्वेट इंसुलिन प्रोडक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी दोनों कंडीशन है, इन एडिक्वेट इंसुलिन प्रोडक्शन एज वेल एज इंसुलिन रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन दोनों देखने को मिल सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। अब यहाँ एक कंपैरेटिवली अगर हम बात करें टाइप 1 और टाइप 2 का, क्योंकि मेनली ये दो ही टाइप है, बाकी के जो दो टाइप है गेस्टेशनल और सेकेंडरी वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप 1 और टाइप 2 दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। तो टाइप 1 जो है यूजुअली अंडर 30 ईयर, टाइप 2 यूजुअली ओवर 40 ईयर। टाइप 1 जो है वो रैपिड ऑनसेट है, यानी कि अचानक से होता है, एक्यूट कह सकते हैं हम इसको। टाइप 2 जो है वो ग्रेजुअल है, यानी धीरे धीरे डेवलप्ड होता है। टाइप 1 जो है नॉर्मल और अंडर वेट के अंदर भी हो सकता है, यानी एक इंडिविजुअल जिसका वेट नॉर्मल है या वो अंडर वेट है तो उसको अंदर होगा। और टाइप 2 जो है वो 80% केसेस देखने को मिले हैं कि ओवर वेट पीपल के अंदर टाइप 2 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिटिल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन, मोस्ट हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो टाइप 1 में जो है वो बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, जबकि टाइप 2 में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, कीटोसिस जो है वो ज़्यादा कॉमन है टाइप 1 में, कीटोसिस जो है वो टाइप 2 के अंदर अनकॉमन है, उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। मेकअप 50% ऑफ केसेस अबाउट टाइप 1 एंड 85 to 90% केसेस टाइप 2। टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से टाइप 1 होता है, एंड टाइप 2 जो है वो पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो डाइटरी हैबिट्स है, लाइफ स्टाइल है, उन सब की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से धीरे धीरे करके टाइप 2 डेवलप्ड होता है। टाइप 1 लो फैमिलियल फैक्टर, यानी जेनेटिकल फैक्टर जो है वो कम देखने को मिलता है टाइप 1 के लिए, जबकि टाइप 2 के लिए स्ट्रॉन्गली हेरिडिटी यानी जेनेटिकल फैक्टर ज़्यादा देखने को मिलता है। टाइप 1 ट्रीटेड विथ इंसुलिन डाइट एंड एक्सरसाइज, तो इंसुलिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइप 1 में इंसुलिन जो है वो देना ज़रूरी होता है एक तरह से, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। और टाइप 2 में जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम डाइट एक्सरसाइज से, या हम कह सकें कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन भी इसमें भी दिया जाता है, बट बहुत ज़्यादा जब लेवल बढ़ने लगता है तब इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज टाइप 2 डायबिटीज़ को डाइट, एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। नेक्स्ट टाइप इज गेस्टेशनल डायबिटीज़।
ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस दैट इज डायग्नोज इन सम वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के टाइम जो है अचानक से ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाता है। कि एक लेडी जिसको पहले जो है कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ा, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ये जो टाइप है ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो मोर कॉमन अमंग ओबेस वुमन एंड वुमन विद द फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादातर जो ओबेस वुमन होती है उनमें देखने को मिलता है, या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, यानी पहले उनकी फैमिली में भी उनकी मदर को, ग्रैंड मदर को किसी को हुआ है, तो उनको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ रिक्वायर ट्रीटमेंट टू नॉर्मलाइज मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन इन द इन्फेंट। यानी कि अगर जो बेबी है उसको हमको कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करना है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को एज सुन एज पॉसिबल वो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। Women who have had gestational diabetes have a 20 to 50% chance to developing diabetes in next 5 to 10 year। यानी अगर किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसको कई ज़्यादा रिस्क मानी जाती है कि आफ्टर 5 to 10 ईयर उसको डायबिटीज़ कम्प्लीटली उसके अंदर देखने को मिलेगी, उसको अकर हो सकती है। ठीक है, टेम्पररी होता है गेस्टेशनल, यानी कि जब प्रेगनेंसी है, जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल होता है, बट वहाँ पर रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है कि आफ्टर 5 to 10 ईयर उस लेडी को जो है वो डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी, तो उसको फिर उसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट करने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर को यूज़ करना चाहिए। सेकेंडरी डायबिटीज़ जैसे नाम से पता चल रहा है सेकेंडरी, ठीक है, तो यानी कि किसी और कंडीशन की वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो रही है, तो इस तरह की डायबिटीज़ क्या कहलाएगी? सेकेंडरी डायबिटीज़ कहलाएगी। Diabetes occur in some people because of another medical condition or due to treatment that cause abnormal blood glucose level। जैसे जो है यहाँ पर क्यूशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड यूज़ ऑफ द पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कुछ डिजीज़ कंडीशन की वजह से, जैसे क्यूशिंग सिंड्रोम की हम बात करें या हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, तो इन सब की कंडीशन की वजह से डायबिटीज़ की कंडीशन बनती है। पहले प्राइमरी कोज ये होता है और सेकेंडरी डेवलपमेंट होता है डायबिटीज़ का, तो इस तरह से होने वाली डायबिटीज़ को हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्लिनिकल फीचर की बात करें तो यहाँ पर 3P यानी जो है 3P मेन साइन एंड सिम्टम हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। पोलीयूरिया यानी इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, पोलीडिप्सिया यानी इंक्रीज थ्रस्ट एंड पोलीफेजिया यानी इंक्रीज्ड हंगर। अदर सिम्टम्स आर ब्लरिंग ऑफ विजन, वेट लॉस, फैटिक, ब्लड विजन, स्लो हीलिंग, इन्फेक्शन, इम्पोर्टेंस इन द मेन, ठीक है, डिलेड हीलिंग और द जो है एबनॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी। तो ये सब जो है इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये सारे क्लिनिकल फीचर होते हैं डायबिटीज़ के। नेक्स्ट डायग्नोसिस की अगर हम बात करें कि किस तरह से डायग्नोस किया जाए, तो डायग्नोस में आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, बॉडी वेट मेजरमेंट, विजुअल कैपेसिटी, स्किन एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की बात करें तो ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन है, जिससे कि इजीली जो है डायबिटीज़ को कंफर्म किया जाता है। फास्टिंग लेवल अगर 126 mg/dl से अगर ज़्यादा आ रहा है किसी का तो इंडिकेट करता है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर पोस्ट मील यानी खाने के बाद, फास्टिंग यानी कि सुबह के समय जब हम रात भर की नींद लेकर के जो है लगभग 8 से 10 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया है, खाली पेट है, तो कंडीशन हमारी फास्टिंग की, तो अर्ली मॉर्निंग जो है बिना कुछ खाए पिए पेशेंट को पहले ही ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जाए, और वो भी जो है यहाँ पर 126 mg/dl से ज़्यादा आता है, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है कि इंडिविजुअल को डायबिटीज़ हो सकता है। सेकंड हम बात करें पोस्ट मील यानी खाने के बाद अगर हम ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते हैं और वो 200
या उससे ज़्यादा जो है उसकी रीडिंग आती है तो वो भी इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल को डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है, यूरिन एनालिसिस किया जाता है, यानी कि यूरिन में भी जो है ग्लूकोज को देखा जाता है। अगर यूरिन में किसी के ग्लूकोज का आ रहा है या कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करती है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डायबिटीज़ हो सकती है। Management of diabetes mellitus. The major component of treatment of diabetes are dietary management, exercise, regular blood glucose monitoring, oral hypoglycemic therapy, insulin therapy, food care. ठीक है, तो मेन जो है ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं यहाँ पर डाइटरी मैनेजमेंट का अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है जिससे कि पता चल सके क्या अप एंड डाउन्स जो हैं वो डायबिटीज़ के या ब्लड ग्लूकोज लेवल के एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इंसुलिन थेरेपी जो है वो टाइप 2 टाइप 1 दोनों टाइप में यूज़ की जाती है फॉर द मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। Diet is the basic part of management. Treatment cannot be effective unless adequate nutrition is given to ensuring appropriate nutrition. तो बिना डाइट मैनेजमेंट के सिर्फ हम मेडिकेशन की हेल्प से जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डाइटरी ट्रीटमेंट शुड बी एम एट एंश्योरिंग वेट लॉस, यानी डाइट जो है वो हेल्पफुल है किसी को अगर ओवरवेट है तो उसका वेट कम करने के लिए। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो भी बॉडी के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए। अलाउिंग कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एज क्लोज टू द नॉर्मल एज पॉसिबल, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मली मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। करेक्टिंग एनी एसोसिएट ब्लड लिपिड एबनॉर्मलिटीज़, तो अगर किसी को जो है ब्लड लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ अगर किसी को हो रही है, ज़्यादा जो है उसका लिपिड प्रोडक्शन हो रहा है, फैट उसका जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज़ हो रहा है या कीटो एसिडोसिस की कंडीशन है, तो वो सब को डाइट की हेल्प से जो है करेक्ट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर रिकमेंडेड as dietary guideline for people with the diabetes. Diabetic fat should be provided 25 to 30% of total intake of calorie, but saturated fat intake should not exceed 10% of total energy. तो डाइट्री फैट की हम बात करें तो अबाउट 25 to 35 जो है टोटल इंटेक हो सकता है। जितना भी हमारा डाइट्री इंटेक है उसमें 25 to 30% जो है वो कैलोरी इंटेक जो है वो हम डाइट्री फैट से कर सकते हैं, बट उसको हमको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी उसमें सेचुरेटेड फैट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो कंजप्शन है वो 300 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेली के हिसाब से। अगर डेली हम मैक्सिमम जो है 300 mg कोलेस्ट्रॉल कंजप्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमको अवॉइड करना है। सेकंड, हम प्रोटीन इंटेक की बात करें तो 10 to 50% जो है वो हम यहाँ पर टोटल प्रोटीन को इंटेक कर सकते हैं, ज़्यादा इसको भी हमको जो है अवॉइड करना है। कार्बोहाइड्रेट जो है 50 to 60% टोटल कैलोरी कंटेंट ऑफ द डाइट। कार्बोहाइड्रेट शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड हाई इन फाइबर, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है टोटल डाइट का, जो है 50 to 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। बट यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि मोनोसेकेराइड की जगह हमें डाइसेकेराइड जो है वो ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, जो नेचुरल ग्लूकोज है उसको हमको, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हमको यूज़ करना है। आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर जो है वो एक तरह की हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसेकेराइड है, तो उसको हमको अवॉइड करना है। उसके कंपेयर में हम हनी यूज़ कर सकते हैं। हनी जो है वो एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है और एक नेचुरल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये सब मैनेजमेंट हमको डाइटरी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। एक्सेसिव साल्ट इंटेक
ऑल्सो अवॉइडेड। ठीक है, तो एक्सेसिव साल्ट इंटेक जो है वो भी अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर ये नेफ्रोपैथी को जो है लीड करता है। एक्सेसिव साल्ट और एक्सेसिव शुगर दोनों की वजह से नेफ्रोपैथी होने की रिस्क बढ़ जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो है हमको शुगर के साथ साथ सोल्ट को भी जो है अवॉइड करना है डायबिटीज़ पेशेंट में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट वेट रिडक्शन एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, दस लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटी अगर हम रेगुलर कर रहे हैं तो उसका अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो हेल्पफुल होती है, जिसकी हेल्प से हम जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकते हैं। Together with dietary treatment, a program of regular physical activity and exercise should be considered for each person. Such a program must be tailored to individual हेल्थ स्टेटस एंड फिटनेस। तो एक इंडिविजुअल डाइट कंट्रोल के साथ साथ अगर रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी हेल्प से वो डायबिटीज़ को यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है विद इन नॉर्मल रेंज मेंटेन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, पीपल शुड हावेवर बी एजुकेटेड टू अवॉइड पोटेंशियल रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो पेशेंट और उसकी फैमिली को यहाँ पर एजुकेट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज की हेल्प से हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया को, उसकी रिस्क को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है यहाँ पर फुट केयर। ठीक है, फुट केयर जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट को जो है वो इस तरह के अल्सर होने की रिस्क बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट हो जाता है, यानी कि इस तरह के अल्सर जो कि ट्रीट नहीं होते और आगे जा कर के वो फिर नेक्रोटिक जो है वो उसके अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं, यानी वुंड के अंदर नेक्रोसिस होने लगता है। तो उस डायबिटीज़ फुट की कंडीशन को हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए फुट केयर देना ज़रूरी है। A diabetes patient need extra care. In diabetes condition, there is a risk for the nerve ending and the blood vessels to the feet. A diabetic patient get any minor injury, there is a risk for ulcer and serious infection. ठीक है, तो जो एक डायबिटिक पेशेंट है अगर उसको थोड़ी भी इंजरी लग रही है और वो अपनी केयर नहीं कर रहा है ठीक से, और वो भी अगर उसको पैरों में इंजरी है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होने की वजह से अनट्रीटेड जो है वो अल्सर के अंदर वो डेवलप्ड हो सकता है। नेक्रोटिक अल्सर के अंदर जो है वो नॉर्मल इंजरी भी डेवलप्ड हो सकती है, इसलिए उसको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है। एरिया की हम बात करें तो बॉटम ऑफ द फिट एंड ऑन द टॉप ऑफ द टो, ये जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट या रिस्क साइट होती है जहाँ पर कि डायबिटिक फुट अल्सर जो है वो डेवलप्ड होता है। इंटरवेंशन की हम बात करें डायबिटिक फुट केयर के लिए, तो इंस्पेक्ट द फिट केयरफुली फॉर एनी ब्लिस्टर, रेडनेस एंड नेल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि रेगुलरली इंस्पेक्शन करना, बताना है पेशेंट को, हमको भी इंस्पेक्शन करना है, और इंस्पेक्शन में हमारी क्या फाइंडिंग रहेंगी वो भी हमको बताना है पेशेंट को। यूज़ ए मिरर टू चेक द बॉटम ऑफ ईच फुट। ठीक है, तो मिरर की हेल्प से हम जो है हमारे बॉटम को देख सकते हैं फुट को, क्योंकि नॉर्मली तो हमको तो दिखाई देगा, बट हमें पेशेंट को बताना है कि वो किस तरह से सेल्फ उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। ठीक है, बाथ द फिट डेली विथ वार्म वाटर, डू नॉट सोक द फिट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड एंड ड्राई द फिट केयरफुली, यानी कि हमें वार्म वाटर तो यूज़ करना है पर ज़्यादा टाइम तक जो है अवॉइड करना है, क्योंकि हीट से भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़्यादा टाइम तक जो हीट का एक्सपोजर वो हमको अवॉइड करना है। मसाज द फीट विथ एन एब्जॉर्बेबल एजेंट, तो एब्जॉर्बेबल एजेंट जैसे लिनोनिन और कोई भी मॉइस्चर क्रीम जो है वो लेकर के हम मसाज करा सकते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ डायबिटिक फुट अल्सर होने की रिस्क मिनिमाइज होती है। प्रिवेंट मॉइस्चर बिटवीन द टो टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, तो मॉइस्चर जो है मॉइस्चर
जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि मॉइस्चर अगर रहेगा, स्पेशली जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स तो हमारी लोअर लिम्ब की जो फिंगर्स हैं उनके बीच में अगर मॉइस्चर रहता है तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी होती है, स्किन ब्रेकडाउन होती है और अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो उसको हमको मॉइस्चर को प्रिवेंट करना, यानी ड्राइनेस ही जो है वहाँ पर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें तो इंस्ट्रक्ट वियर द वेल फिटिंग नॉन कॉम्प्रेसिव शूज़ एंड द सॉक्स। जो है अप्रोप्रिएट शूज़ और शॉक्स वियर करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो मेज़रमेंट के हिसाब से उसको अप्लाई करना है। रबर और प्लास्टिक शूज़ को हमको अवॉइड करने हैं। लॉन्ग इनफ, वाइड इनफ, सॉफ्ट एंड क्लीन। तो यहाँ पर शूज़ और सॉक्स किस तरह के होने चाहिए? लॉन्ग इनफ होने चाहिए, यानी टाइट नहीं होने चाहिए। सॉफ्ट और क्लीन ही हमेशा सॉक्स हमको यूज़ करने हैं। अवॉइड हीट, केमिकल एंड इंजरी टू द फिट। तो किसी भी तरह के केमिकल को जो है हमको अवॉइड करना है टू प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी एंड डिस्कम्फर्ट। इंस्पेक्ट द शूज़ फॉर फॉरेन ऑब्जेक्ट बिफोर वियरिंग। तो कई बार जो है इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी जो है हार्ड ऑब्जेक्ट चला जाता है, कोई भी शार्प पिन वगैरह अगर ये सब लगे हुए हों तो शूज़ को पहले देख लेना है। अगर ये सब, क्योंकि चलते वक्त जो है कई बार इस तरह से शार्प जो है पिंस वगैरह जो है लग जाते हैं, ठीक है, तो उनको हमको निकालना है। उसके बाद ही जो है शू वियर करने हैं ताकि किसी भी तरह की इंजरी ना हो। टेक एक्शन इफ़ एनी इंजरी अकर इन द फिट, कवर विद द ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग विदाउट एडेसिव। अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेने हैं। सबसे पहले उसको जो है ड्राई करना है और उसको कवर करना है ड्राई स्टेराइल ड्रेसिंग से, और उसके पास जा कर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, तो ये जो है मेन डायबिटिक फुट केयर, ये थर्ड जो है इम्पोर्टेंट केयर का पार्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेडिकेशन, यहाँ मेडिकल मैनेजमेंट आ जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन। तो यहाँ पर कई सारी ड्रग क्लास है अलग अलग, जैसे बाइग्यूनाइड्स, इसमें मेटफॉर्मिन नाम की ड्रग आती है। मेनली इसका मैकेनिज्म जो है वो ये इनहिबिट करती है ग्लूकोज प्रोडक्शन को बाय द लीवर, यानी ये लीवर से जो ग्लूकोज का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है उसको होने से रोकती है। दूसरा जो है सल्फोनाइल यूरियाज, ये सेकंड जनरेशन कैटेगरी है ड्रग की। इसके अंदर मेनली 3 ड्रग जो है वो आती है, ग्लिमिप्रिड, सेकंड ग्लिपिडिजिट एंड ग्लाइबुराइड। ठीक है, तो ये तीनों तरह की जो है यहाँ पर मेडिसिन है, कॉमन ड्रग्स हैं, जो कि सल्फोनाइल यूरियाज इस कैटेगरी के अंदर आती है। इसका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इंसुलिन के सिक्रीशन को इंक्रीज करना बाय द पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स। जो बीटा सेल्स जहाँ से इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने लगा है तो उसको वापस से रिस्टोर करना, वहाँ पर जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन वापस से इंक्रीज करना। नेक्स्ट आ जाती है मैग्लिटिनिडिस। मैग्लिटिनिडिस के अंदर जो है यहाँ पर 2 ड्रग्स जो है वो 2 ड्रग मेनली है, रेपेग्लिनिडिन और नेटग्लिनिडिन। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्लिटिनिडिस के अंदर जो है यहाँ पर 2 तरह की ड्रग आ जाती है आपके। फर्स्ट है रेपेग्लिनिडिन इसके अंदर, और सेकंड आ जाती है आपकी नेटेग्लिनिड। इसका जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन बाय पेनक्रियाटिक ब्लड सेल्स। तो ये भी पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है इंसुलिन का सिक्रीशन इंक्रीज करती है। नेक्स्ट जो है थियाजोलिडिनेडियोनेस, ये इसको हम शॉर्ट में जो है TZDA बोला जाता है इसको, थियाजोलिडिनेडियोनेस। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है तो इसको शॉर्ट में TZD बोला जाता है। इसके अंदर भी जो है मेनली 2 ड्रग्स पॉपुलर है।
ठीक है। इनका भी जो मेन एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय द स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो एक्सेसिव ग्लूकोज लेवल है उसका स्केलेटल मसल से एब्जॉर्प्शन करना, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके। अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर, तो ये जो ड्रग है मेनली इनका जो है नाम की अगर हम बात करें तो एक्रोबेउस नाम से आती है या मिग्लिटोल के नाम से आती है। ठीक है, दोनों इनके ब्रांड नेम है। और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को जो है वो अवॉइड करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा, और वो जो है ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाएगा, पैनक्रियाज में जाएगा, और वहीं पर जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि इंसुलिन के इफेक्ट से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एबनॉर्मली अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को फिर से इंक्रीज करेगा, तो इसलिए उसका अवॉइडेंस वहाँ पर करना है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के ऑब्जर्प्शन को रोकने का काम यहाँ पर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर जो मेडिसिन हैं वो करती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ओरल हाइपोग्लाइसिक एजेंट थे मेनली, जिसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो यहाँ पर मेटफॉर्मिन, ग्लिमिपिरिडिन या ग्लिपिजिड जो है ये कॉमनली ड्रग है जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी मेनली यहाँ पर दो कैटेगरी में क्लासीफाई की जा सकती है, शॉर्ट टर्म इंसुलिन एंड लॉन्ग टर्म इंसुलिन। शॉर्ट टर्म इंसुलिन है एक्यूट इलनेस के लिए, सर्जरी की कंडीशन में, या स्ट्रेस और इमरजेंसी, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमन जो है उनको इंसुलिन जो है वो दिया जाता है मेनली। और इसका जो शॉर्ट टर्म यूज़ है, यानी कि इसका जो भी दिया जाएगा तो तुरंत इसका एक्शन रहेगा। इसको मेनली जो है मील टाइम के टाइम दिया जाता है, यानी कि एक इंडिविजुअल जब कोई भी मील ले रहा है, ब्रेकफास्ट ले रहा है, लंच या डिनर ले रहा है, तो उस समय ये शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं। सेकंड, लॉन्ग टर्म यूज़। इफ़ टारगेट हैव नॉट बीन रीच्ड आफ्टर द ऑप्टिमल डोज ऑफ कॉम्बिनेशन थेरेपी, कंसिडर चेंज टू मल्टी डोज इंसुलिन थेरेपी, यानी कि सिंगल जो है वहाँ पर कई बार इंसुलिन से काम नहीं बनता, इसलिए कई तरह के अलग अलग इंसुलिन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे पेशेंट जिनको कि जैसे ओल्ड एज के पर्सन है, जिनको 10 साल 20 साल से डायबिटीज़ है, उनको ये जो है लॉन्ग टर्म इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन के भी अलग अलग टाइप हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट आता है रैपिड एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग यानी कि जिसका जो है तुरंत एक्शन होता है, 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो है रिएक्ट करता है, यानी कि 10 से 15 मिनट में ही एक्शन जिसका रहता है, तो रैपिड एक्टिंग एनालॉग। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करें तो ह्यूमोलॉग नाम से आता है या नेवोरैपिड के नाम से ये इंसुलिन आता है। इसका जो है इन्फ्यूज़न वो बोलस होता है, बोलस और बेसल दो टाइप का यहाँ पर इंसुलिन का एक्शन हमको देखने को मिलता है। बोलस यानी कि शॉर्ट एक्टिंग और बेसल यानी कि लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि उसका ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट जो है वो अगर शॉर्ट है तो उसको हम बोलस कहते हैं, और अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो लॉन्ग है तो उसको हम बेसल्स कहते हैं। ठीक है, तो रैपिड एक्टिंग नाम से है कि तुरंत एक्ट कर रहा है, 10 से 15 मिनट के अंदर एक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलस है, यानी कि तुरंत ये एक्ट करेगा। ठीक है, यूजुअली टेकन बिफोर द ईटिंग और लोअरिंग हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जो भी डाइट का टाइम है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो उससे पहले रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है। इसी तरह से शॉर्ट एक्टिंग, तो ये भी जो है इसका टाइम ड्यूरेशन कम ही होता है, यानी 0.5 to 1 आवर इसका टाइम ड्यूरेशन है। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें तो होमोलिन के नाम से या नोवोलिन के नाम से ये आता है। इसको जो है वो बोलस दिया जाता है, यानी इसका भी जो शॉर्ट एक्शन होता है
टेकन अबाउट 30 मिनट बिफोर ईटिंग और लोअरिंग हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो कोई भी मील लेने के अगर 30 मिनट पहले जो है इसको दिया जाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखा जा सके। इंटरमिटेंट एक्टिंग यानी इंटरमिटेंट इनका थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है एक्शन का वो बढ़ जाएगा, अप टू 1 to 3 आवर्स होता है। अगर नाम की बात करें तो ब्रांड नेम जो है इनके ह्यूमुलिन और नोवलिन नाम से ही आते हैं, यानी शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग दोनों ही जो है यहाँ पर एक ही तरह के आते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा इनका जो है चेंजेस होता है कि यहाँ पर ह्यूमुलिन आर नाम से अगर आएगा तो वो शॉर्ट एक्टिंग है, और ह्यूमुलिन एन नाम से अगर आएगा तो वो इंटरमिटेंट हो जाएगा, इंटरमिटेंट एक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एक्शन है वो बेसल है, बेसल यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसको जो है ऑफ्टन टेकन एट द बेड टाइम और ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग एंड बेड टाइम। तो इनको जो है लेने के लिए कोई मील का टाइम फिक्स नहीं होता, इनको कभी भी जो है बीडी डोज में लिया जाता है, यानी कि एक सुबह के टाइम और एक रात के टाइम। तो इनका ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, अबाउट 1 to 3 आवर्स। एक्सटेंडेड लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग यानी कि इनका जो ऑनसेट है वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक्सटेंड लॉन्ग एक्टिंग है। लेंटस के नाम से या लेविमिर के नाम से जो है ये इंसुलिन आता है। इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बेसल है, यानी कि टाइम ज़्यादा लगाएगा, धीरे धीरे ये एक्शन करेगा पर ज़्यादा टाइम के लिए एक्शन करेगा। ठीक है, यूजुअली टेकन वंस और ट्वाइस ए डे, तो इसको भी सेम जो है इसका ओडी या बीडी डोज लिया जाता है। प्री मिक्स्ड या क्लाउडी हम कह सकते हैं, यानी कि जिसमें ए सिंगल वाइल कंटेन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ इंसुलिन रेफर टू द रेशियो ऑफ रैपिड और द फास्ट एक्टिंग टू इंटरमिटेंट एक्टिंग इंसुलिन इन द वाइल। यानी एक ही तरह का मिक्स्ड जो यहाँ पर हमने पढ़े हैं, रैपिड एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग या एक्सटेंडेड लॉन्ग एक्टिंग, तो इन सबका एक रेशो बना करके जो है एक मिक्स वाइल बनाया जाता है, जिसमें सभी को जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के उसको मिक्स किया जाता है। और उसका एक्शन जो है, जैसे कि ये इसके ब्रांड नेम की अगर बात करें तो ह्यूमोलॉग मिक्स 25 के नाम से आता है, ह्यूमलिन 2080 के नाम से आएगा, जिसमें 20 जो है वो रैपिड और 80 जो है वो इंटरमीडिएट एक्शन वाले रहेंगे, या 3070 के नाम से आएगा। तो 30 जो है वो रैपिड एक्शन वाले और 70 जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले रहेंगे। इसी तरह से लोवोनिन आएगा, लोवोनिन में 1090 आता है, यानी 10 जो है वो रैपिड और 90 जो है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्यूरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। तो अलग अलग रेशियो वाले जो है यहाँ पर ये प्री मिक्स्ड इंसुलिन आते हैं, ताकि ज़्यादा इंजेक्ट ना करना पड़े, एक सिंगल इंजेक्शन से दोनों काम हो यहाँ पर हो सकते हैं, रैपिड का भी और लॉन्ग ड्यूरेशन का भी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसल एंड बोलस, तो इनका जो एक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो दोनों तरह का होगा, क्योंकि ये मिक्स्ड इंसुलिन है तो ये बेसल भी होगा और बोलस भी होगा। ठीक है, डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन। रोटेशन, अब रोटेशन से यहाँ पर मतलब है कि जो हम इंसुलिन दे रहे हैं उसको अलग अलग साइट पर हमको इंजेक्ट करना है, अलग अलग उसका रोटेशन हमको मेंटेन करना है। रोटेशन बिटवीन डिफरेंट साइट्स, एग्जांपल एब्डोमेन टू आर्म नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ठीक है, तो एब्डोमेन से और आर्म पर इसको कंटिन्यू हमको जो है चेंज करते रहना है। चूज वन साइड टू मेंटेन डे टू डे कंसिस्टिंग एब्जॉर्प्शन, यानी हमको हर डे के अकॉर्डिंग हमारी साइड फिक्स कर देनी चाहिए कि मंडे को जो है हमको आर्म में लेफ़्ट साइड इंजेक्ट करना है, ट्यूसडे को राइट साइड इंजेक्ट करना है, फिर जो है वेडनेसडे को वो एब्डोमेन में जो है हमको राइट साइड इंजेक्ट करना है, फिर थर्सडे को जो है वो एब्डोमेन में लेफ़्ट साइड करना है इंजेक्ट। तो इस तरह से जितनी भी साइज है मल्टीपल साइड्स हमको यूज़ करनी है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, रोटेशन कह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो रिस्क होती है लिपो एट्रोफी की उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी एक ही अगर जगह अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो उससे लिपो एट्रोफी हो जाएगी, तो उसको हम यहाँ पर उसकी रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द रोटेशन। इंजेक्ट एट अप्रोप्रिएट एंगल 45 to 90 डिग्री डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू किस तरह के, अगर बहुत ज़्यादा ओबेस पर्सन है तो उसको 90 डिग्री पे भी देना पड़ेगा,
और अगर नॉर्मल जो है यानी थिन पर्सन है, अंडरवेट पर्सन है, तो उसको 45 डिग्री एंगल पर दिया जाता है। तो हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ही जो है इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है। डिपेंड करता है कि बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर ओबेस पर्सन है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ओवरवेट पर्सन है, तो उसको 90 डिग्री पे दिया जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 45 डिग्री पे दिया जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो दीज आर द मेन नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस, नोजिया, वोमिटिंग और लिमिटेड इनटेक ऑफ फ्लूइड। नर्सिंग गोल हो जाएगा यहाँ टू बैलेंस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इंटरवेंशन की हम बात करें तो मॉनिटर वाइटल साइंस, नोट द प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर। ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर यानी जैसे ही हम पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल ये ओल्ड एज में और डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि हम सो रहे हैं और सो करके अगर अचानक उठ जाते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम ऑर्थोस्टैटिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो उस कंडीशन को हमको मॉनिटर करना है। उस कंडीशन में भी जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। असिस्ट पेरिफेरल पल्सेस, कैपिलरी रिफिल, स्किन ट्रगर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब की हेल्प से अगर हम डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, रिकॉर्ड द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट प्रोवाइड द एस्टिमेट नीड फॉर द फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड द रीनल फंक्शन। तो अगर हम मॉनिटरिंग करते हैं रेगुलर इनटेक आउटपुट, पेशेंट कितना जो है इनटेक कर रहा है, कितना उसका आउटपुट आ रहा है, या हम बात करें कि अगर हम यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंटिन्यू जो है वो चेक करते हैं पेशेंट को, तो उससे हमें पता चल जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से कि कोई रीनल फंक्शन का डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, यानी किडनी ठीक से काम कर रही है। नेक्स्ट, measure body weight every day. टाइप एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डिमांड्स। तो अगर किसी का बॉडी फ्लूइड जो है वो रेगुलरली देखा जाता है तो उससे बॉडी वेट से पता चलता है कि अगर बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, यानी वेट इंक्रीज अगर है तो वो इसको इंडिकेट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावीनस फ्लूइड इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या है कि हमको फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एबी फ्लूइड पेशेंट को लगाना पड़ेगा टू ट्रीट द डिहाइड्रेशन। प्रोवाइड ए कूल एंड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट इन केयर ऑफ स्वेटिंग। अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है कंडीशन, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, गर्मी में बैठा हुआ हूँ तो उसकी वजह से जो है अगर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हमको स्वेटिंग को प्रिवेंट करना है, यानी आर्टिफिशियल डिवाइस जो है कूलर, फैन, ये सब हमको प्रोवाइड कराने हैं। एडिक्वेट वेंटिलेशन जो है प्रोवाइड कराना है ताकि स्वेटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस ना हो। ठीक है, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनटेक ऑफ एक्सेस ऑफ एक्टिविटी एक्सपेंडिचर, यानी ग्लूकोज जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन लेवल जो है वो एक्सेस हो रहा है, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट हो रहा है। ठीक है, गोल क्या हो जाएगा, टू मेंटेन द नॉर्मल न्यूट्रिशन लेवल एज पर बॉडी रिक्वायरमेंट। इंटरवेंशन की हम बात करें तो फर्स्ट मेजर द बॉडी वेट, इससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल क्या है, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है। ठीक है, डिटरमाइन द डाइट प्रोग्राम एंड डाइट ऑफ द पेशेंट, कंपेयर विद द फूड। हमें पेशेंट की डाइट देखनी है, उसके फूड को देखना है कि पेशेंट किस तरह का फूड ले रहा है। ठीक है, ओवर डाइट तो नहीं ले रहा, ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनेस तो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो वो सब हमको देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या उसकी डाइट के अंदर हमें मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। अस्कल्टेशन ऑफ बाउल साउंड, रिकॉर्ड द प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग, की फास्टिंग एज इंडिकेटेड। तो हमें पेशेंट को जो है वो रेगुलरली उसके बाउल साउंड को जो है वो अस्कल्टेट करना है, और अगर किसी भी तरह की कोई फाइंडिंग मिलती है एब्डोमिनल पेन की, नोजिया, वोमिटिंग की, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि इंडिविजुअल को जो है वो गैस्ट्रिक रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है।
तो उसके रिगार्डिंग फिर हमें एडिक्वेट इंटरवेंशन लेने पड़ेंगे। ऑब्जर्व द साइन ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया सच एज चेंज इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कोल्ड, ह्यूमिड, रैपिड पल्स, हंगर एंड डेजीनेस। तो अगर कई बार जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के एडवर्स इफेक्ट की वजह से या इंसुलिन के एडवर्स इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकता है, तो वो भी हमको इंडिकेट करना है। उस कंडीशन में जो है लेस हो जाएगा, यहाँ पर फिर बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो मोर की जगह लेस हो जाएगी अगर हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जाता है तो ये कंडीशन यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी कोलेब्रेशन इन द डिलीवरी ऑफ इंसुलिन, ब्लड शुगर टेस्ट एंड द डाइट। तो यहाँ पर हमको जो है इंसुलिन का और ब्लड ग्लूकोज टेस्ट को रेगुलरली चलाना है। जब भी इंसुलिन देना है उससे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर ही इंसुलिन देना होता है, अदरवाइज पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इंसुलिन का मेजरमेंट ज़रूरी है। ठीक है, रेगुलरली मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसकी वजह से हमको डाइट प्लान में क्या चेंज करने पड़ेंगे, तो डाइट जो है पेशेंट की वो हमेशा डिपेंड करती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। गोल हो जाएगा टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मिनिमाइज द रिस्क। इंटरवेंशन की हम बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्व द साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन सच एज फीवर, रेडनेस, पस इन द वुंड, प्रूलेंट सिम्टम, यूरिन कलर क्लॉडी, यूरिन कलर जो है वो अगर क्लाउडी हो रहा है और वहाँ पर फोगी हो रहा है तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि जो है इन्फेक्शन है बॉडी में, कहीं पर भी हो सकता है, यूरिन में भी जो है इंडिकेट होता है। इसका रेशनल जिसकी वजह से हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन्फेक्शन का, इंक्रीज प्रिवलेंस एफर्ट बाय द परफॉर्मिंग गुड हैंड वॉशिंग ईच कॉन्टेक्ट ऑन ऑल आइटम रिलेटेड टू पेशेंट इंक्लूडिंग हिज और हर आउन पेशेंट्स। तो पेशेंट के को जो है इंडिकेट करना है, पेशेंट के फैमिली रिलेटिव को बताना है कि रेगुलर हैंड हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। जितने भी आइटम्स हैं उनको जो है प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड हो वो उनको अवॉइड करना है, अननेसेसरी उनको टच नहीं करना है, अदरवाइज वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और इससे नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। मेंटेन असेप्टिक टेक्निक इन इन्वेंसिव प्रोसीजर सच एज इन्फ्यूज़न, कैथेटर एक्सेट्रा। तो अगर कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई भी केयर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस टाइम हमको असेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है ताकि हम जो है रिस्क के ट्रांसमिशन को अवॉइड कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें। ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड विल बी बेस्ट मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो ये फेवरेबल कंडीशन होती है जिससे कि ईजीली जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, अपना इन्फेक्शन नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज करेंगे और इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे। गिव स्किन केयर विथ रेगुलर मसाज, डिप्रेस्ड बोन एरिया, कीप स्किन ड्राई लिनन एंड द टाइट नॉट रिंकल्स। ठीक है, तो अगर ये सब हम प्रॉपर अप्रोप्रिएट बेड मेकिंग जो है वो करते हैं, अप्रोप्रिएट बेड प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को और इसकी स्किन को अगर ड्राई रखा जाता है, रेगुलर मसाज किया जाता है तो उससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और ये सब जो है स्किन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, किसी भी तरह के अल्सर को होने के लिए, बेड सोर को होने के लिए उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंटरवेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाती है नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू लो एजुकेशन। गोल हो जाएगा पेशेंट एक्सप्रेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंडीशन, प्रोसीजर एंड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। इंटरवेंशन की हम बात करें, असिस द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द पेशेंट एंड द फैमिली। तो सबसे पहले असिस करना है नॉलेज का, उससे ही हमको पता चलेगा कि हमें किस तरह की एजुकेशन देनी है, पेशेंट का प्रीवियस नॉलेज कितना है, किस लेवल पे वो हमारी एजुकेशन को समझ पाएगा। ठीक है, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द क्लाइंट अबाउट द डिजीज़ एंड द कंडीशन। जो भी
पेशेंट की कंडीशन है और उसकी डिजीज़, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल किस कंडीशन पे है, उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्थ एजुकेशन देना है और पेशेंट को इजीली सारी चीज़ें समझानी है ताकि उसकी एंजाइटी का लेवल कम हो, उसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो हमको करना है। एनकरेज द क्लाइंट एंड द फैमिली टू पे अटेंशन ऑन द लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट यानी कि एक्सरसाइज, डाइटरी चेंज क्या होंगे, अगर वो स्मोकिंग और एल्कोहल इन सब को लेता है तो अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सब जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन वो हेल्पफुल होते हैं। तो इसका जो लाइफ स्टाइल का इम्पोर्टेंस रोल है वो हमको पेशेंट को, उनकी फैमिली को समझाना है। यूज़ अप्रोप्रिएट एविएट जो है वो एक हेल्पफुल मेथड होते हैं। ऑडियो विजुअल एड जो है, पोस्टर, डायग्राम, चार्ट्स, अगर इन सबको हम यूज़ करते हैं तो उससे इजीली जो है वो समझ में आएगा पेशेंट और उनकी फैमिली मेम्बर को। ठीक है, टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ टीचिंग, आस्क द क्वेश्चन टू द पेशेंट एंड द फैमिली मेम्बर। पेशेंट और फैमिली मेम्बर के रिगार्डिंग अगर उनको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो भी हमको आस्क करना, यानी उसको हम पूछ सकते हैं। knowing how much understanding of the client and their family and assist the success of the action taken, यानी कि जो भी हम पेशेंट को समझा रहे हैं उसके रिगार्डिंग दोबारा हमको क्वेश्चनिंग करनी है पेशेंट से और पेशेंट के रिलेटिव से। तो उनके आंसर से हमको पता चलेगा कि हमारी जो बात है वो कितनी उनको समझ में आई है और कितनी सक्सेसफुल हुई है हमारी हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पर इंटरवेंशन किए जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस और अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन एंड रेशनल। नेक्स्ट एक जनरल हेल्थ एजुकेशन क्या होती है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो पेशेंट शुड बी एजुकेटेड टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर, दिस अलाउ द पेशेंट टू एज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेशेंट को ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी कि डायबिटीज़ जो है वो इस तरह से नहीं है कि डॉक्टर ही उसको ट्रीट कर पाएगा। जब तक पेशेंट खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं होगा उसकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो उसका जो एक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको हमको समझानी है। सेल्फ केयर शुड बी इंक्लूड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट के पास कोई हो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने के लिए, तो ग्लूकोमीटर की हेल्प से वो खुद भी अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर कर सकता है। तो ये उसको हमको प्रैक्टिस करवानी कि किस तरह से उसको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करनी है और क्या नॉर्मल रीडिंग होती है, किस रेंज में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल की रीडिंग आ रही है तो वो नॉर्मल हम कंसीडर करेंगे। बॉडी वेट मॉनिटरिंग, रेगुलर पेशेंट को बॉडी वेट भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। फूड केयर, रेगुलर एग्जामिनेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का जो है रेगुलर एग्जामिनेशन करना कि कोई अल्सर तो डेवलप नहीं हो रहा, कोई अल्सर हुआ था तो वो ठीक से ठीक हो रहा है कि नहीं। तो फूड केयर के बारे में और फूड केयर कैसे दी जाती है उसके बारे में पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर को समझाना। पर्सनल हाइजीन का इम्पोर्टेंट रोल है इन्फेक्शन के प्रिवेंशन में और जो है मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी, उसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हमको पेशेंट को समझाना है। उसको किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करेगा उसके बारे में उसके कंप्लीट व्यू हमको जानने हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई टारगेट फॉर कंट्रोल। अगर हमको कुछ जो भी आइडेंटिफिकेशन है हमारा कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पेशेंट को सब करने के बाद भी अगर इंसुलिन लगाना पड़ेगा या रेगुलर जो है हमको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देने पड़ेंगे, तो वो हमको समझाना है कि क्या क्या जो है उसके नीड्स हैं टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। स्टॉप स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ये सब भी हमको अवॉइड करवाना है पेशेंट को ताकि उसका हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रह सके। नेक्स्ट हम प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस जो है डायबिटीज़ का वो हमेशा अच्छा हो सकता है अगर एक इंडिविजुअल जो है वो अगर हेल्थ एडवाइस को मानता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है और अगर उसका वेट बढ़ा हुआ है तो वेट लूज़ कर लेता है, डाइट को कंट्रोल रखता है और रेगुलर ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन और इंसुलिन थेरेपी लेता है, तो एक इंडिविजुअल का जो डायबिटीज़ है वो कोई ज़्यादा उसके लिए बड़ा इशू नहीं है। डायबिटीज़ को वो मेंटेन करते हुए इजीली अपना लाइफ स्टाइल कंटिन्यू कर सकता है।
अर्ली डायग्नोसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर डायबिटीज़ का पता जितना जल्दी चले उतना अच्छा है, उसको कंट्रोल कर रखने में उतनी ज़्यादा हमको आसानी होगी और उसकी हेल्प से जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अवॉइड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस करने की वजह से और अगर कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं उसकी हेल्प से जो है हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन होने को अवॉइड किया जा सकता है। फिर भी अगर एक इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल मैनेज नहीं हो पाता है या पेशेंट जो है उसको अवॉइड करता है, डाइटरी कंट्रोल, हेल्थ, एक्सरसाइज ये सब वो नहीं फॉलो करता है, तो उसको कॉम्प्लिकेशन भी होंगे। कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो डायबिटीज़, कीटो एसिडोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी पैथी आ जाता है का मतलब हो जाता है कि उन सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, रेटिनोपैथी यानी रेटिना की सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना, नेफ्रोपैथी यानी कि जो किडनी है, नेफ्रॉन्स जो हैं उनका डिस्ट्रक्शन होना, न्यूरोपैथी यानी नर्व सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, उनका डैमेज होना, पुअर वुंड हीलिंग, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो कोई भी वुंड हो वो इजीली हील नहीं हो पाता है और वुंड जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोफेरेसिस, गैस्ट्रोफेरेसिस एक कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल को जो नॉर्मल हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। यानी इंडिविजुअल को जो उसका स्टमक एम्प्टी हो जाना चाहिए एक डाइट के बाद, वो नहीं होता है ज़्यादा उसको फिर हमको मेडिकेशन की हेल्प से जो है वो एम्प्टी करवाना पड़ता है। तो गैस्ट्रोफेरेसिस की कंडीशन जो है वो यहाँ पर हो सकती है डायबिटीज़ पेशेंट को। इम्पोर्टेंस और सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट जो है मेल है तो मेल को इम्पोर्टेंस होने की रिस्क ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है डायबिटीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको जो है डायबिटीज़ के बारे में समझ में आया होगा। ऑलरेडी मैं आपको 2 वीडियो भी इसके टाइप 1 और टाइप 2 के शेयर कर चुका था, वो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उनकी हेल्प से भी आपको जो है इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से इंसुलिन का क्या रोल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल किस तरह से इंसुलिन की हेल्प से कम होता है और डायबिटीज़ में जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता तो किस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो होपफुली आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।